नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष पर फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में नायक सीरीज़ का पार्ट 1 रिवीजन करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नवीन सर द्वारा कराई गई है ये सीरीज़। और इस सीरीज़ का हम रिवीजन करने वाले हैं 1 बाय 1। बहुत ही तेज़ रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिविज़न करते हैं। चलिए, यूनेस्को में कुल कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं? ये हैं 15। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 में है। मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष जो है आंद्रे ओजले। भारत जो है इसमें 1946 में इसका सदस्य बना। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व जो हैं वो विशाल वी वर्मा। वर्तमान में इसके लगभग 195 देश हैं और 8 सहयोगी देश शामिल हैं इसमें। चलिए अब बात करें हम भारत में वर्तमान की कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी आपको। चलिए, तो भारत में इसके कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें पहले जो सांस्कृतिक हैं वो 34 हैं, प्राकृतिक 7 हैं और एक हमारी मिश्रित है। चलिए, जो 39वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना है वो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर है, जो तेलंगाना में स्थित है। और 40वां जो बना है वो धोलवीरा गुजरात का है। 41वां जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के नाम से जिसे हम जानते हैं 41वां वो बना है। और 42वां विश्व विरासत स्थल जो है वो होसला मंदिर कर्नाटक जो है। चलिए, भारत में कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो है 15। नवीनतम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो गरबा नृत्य गुजरात का। चलिए आगे बात करें हम भारत के महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला जो है वो 2018 में इससे जोड़े गए हैं। छऊ, कालबेलिया और मुदियट्टू ये 2010 में जोड़े गए हैं। चलिए बात करें योग की, तो योग 2016 में जोड़ा गया है। कुंभ का मेला 2017 में। दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में होती है वो 2021 में। और गरबा नृत्य गुजरात का जो है ये 2023 में जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। चलिए अब बात करें हम छऊ नृत्य की। छऊ नृत्य जो है ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये तीनों में होता है। कुंभ मेला जो है नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में लगता है। ठीक है दोस्तों, बात करें गरबा नृत्य की तो ये गुजरात का है। दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में होती है। नट संकीर्ण जो है वो मणिपुर का है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। नववर्ष जो है ये पारसी समुदाय से संबंधित है। महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, जो महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल हैं वे भी हम देख लेते हैं। चलिए, ये आगरा का किला जो है 1983 में। नालंदा बिहार 2016 में। सांची का स्तूप 1989 में जोड़ा गया। अजंता और एलोरा की गुफा 1983 में। फतेहपुर सीकरी के जो है ये 1986 में जोड़ा गया। अहमदाबाद जो शहर है 2017 में। जयपुर शहर 2019 में। खजुराहो मंदिर जो है 1986 में। रानी की बाव पाटन गुजरात में जो है ये 2014 में। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में। चलिए आगे जो है ताजमहल है। ताजमहल 1983 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में। सुंदरावन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में। और पश्चिमी घाट 2012 में। चलिए आगे जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 2016 में बना है, जो कि हमारी एकमात्र मिश्रित धरोहर है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये जो मेघालय की है। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक तो नोक्रेम है, बैंदी नखलम एक ये है, एक साध सुख है, एक वांगला है,
एक खांसी है। कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है ये केरल के हैं। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? तो किराना घराना से है, जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है। किराना घराना के संस्थापक जो हैं वो करीम खां हैं। किराना घराना के प्रमुख कलाकार जो हैं बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाजिद खान, उपेंद्र भट्ट और हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? तो ये हैं सितार के। हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? सितार के हैं। प्रमुख सितार वादक बात करें हम, पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, विलायत खान है, अरविंद पारेख हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए जुड़ रहे हैं। अब से डेली हम एक नवीन सर का प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो प्रमुख वायलिन वादक हैं उनका जो है के सुब्रमण्यम है, के वैद्यनाथन है। प्रमुख संतूर वादक की बात करें जो पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सोपोरी। चलिए, प्रमुख सारंगी जो है वादक जो है वो है बूंदू खान सुल्तान खान। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार जो हैं चित्राथी जल्लीकट्टू फेस्टिवल है, एक पोंगल है, थाईपुसम, एक महामहम, एक पुंथुडू तमिल नववर्ष है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हो कौन सा है? आगे जो है, चलिए आगे जो है, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता? तो 1975 में जीता। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। यह भारत का तीसरा वर्ल्ड कप था। ठीक है जी। इसका आयोजन जो है मलेशिया में हुआ था। इसमें भारत के कप्तान जो है वो अजीत पाल सिंह थे। पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो है 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ। पहले हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता जो था पाकिस्तान था, जो उपविजेता था वो स्पेन था। चलिए, हॉकी विश्व कप 2023 की बात करें, संस्मरण जो था 15वां था। आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। विजेता जो था जर्मनी था, उपविजेता जो था बेल्जियम था। और जो हॉकी वर्ल्ड कप 2016 है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। चलिए आगे की बात करें हम, कौन पंजाब राज्य में संगीत का एक मुख्य रूप है? तो टप्पा इसका सही जवाब हो जाएगा। पंजाब के क्या हैं? जुगनी, सुहाग, लोरियन, घोरियन संगीत जो है ये सब पंजाब के हैं। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? जो है वो है विंबलडन ओपन 1877। ठीक है जी। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। यूएस ओपन 1981 में ये हाई कोर्ट पर खेला गया। फ्रेंच ओपन जो था 1991 में ये मिट्टी पर खेला गया। चलिए आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का जो है ये हाई कोर्ट पर खेला गया। ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 था। इसके पुरुष एकल खिताब जो है वो है याग्निक सिन्नर। महिला एकल खिताब जो है अरीना सबलेका बेलारूस से है। चलिए बात करें पुरुष युगल खिताब। युगल का खिताब किसे मिला? टेनिस खिलाड़ी बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवर्डन की जोड़ी। चलिए आगे चले तो रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन युगल में ग्रेड स्प्लेन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। चलिए आगे बात करें, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो एम्बलम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये भी किरण देसाई की है। हुम्बालो इन गुआना ओर्चार्ड ये भी किरण देसाई की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये भी किरण देसाई की है। इन कस्टडी ये अनीता देसाई की है। क्लियर लाइट ऑफ डे ये अनीता देसाई की है। फास्ट फास्टिंग ये भी अनीता देसाई की है। चलिए अब बात करें हम संविधान वाले प्रश्नों की। जो संविधान वाले प्रश्न थे
भारत का संविधान का प्रथम सत्र कब हुआ? ये जो हुआ 9 दिसंबर 1946 में। संविधान का गठन जो हुआ 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा में पहली संबोधन जो है वो JB कृपलानी द्वारा किया गया। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष जो बने वो सचिदानंद सिन्हा बने 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा का पहला सत्र जो था वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 165 बैठकें हुई। संविधान निर्माण में कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा में की अंतिम बैठक कब हुई? वो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। भारत के संविधान सभा का परामर्शदाता किसे कहा जाता है? तो परामर्शदाता जो है VN राव को कहा जाता है। संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था? वो VN राव ने ही बनाया था। और भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है वो किया गया था। चलिए बात करें हम क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में आया था। माउंटबेटन योजना 1947 में थी। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार के लिए उप समिति के अध्यक्ष जो थे JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन क्या हुआ? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा को संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया जी। भारत संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें भाई, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो जो 15 महिलाएं सदस्य थीं। चलिए संविधान सभा में शामिल कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में शामिल महिलाएं जो 15 थी उनका नाम है विजय लक्ष्मी, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बात करें 5वें नंबर की कौन थी? चलिए 5वें नंबर की जो थी वो लीला राय थी और हंसा मेहता थी। 7वीं जो थी कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणाबाई वेलियामतन ये एकमात्र दलित महिला थी दोस्तों। बेगम एजाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एनी मस्किनी, अम्मू स्वामीनाथन ये दक्षिण भारत की एकमात्र महिला थी, ये भी इसको भी याद रखना है। पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? तो हथनोरा मध्य प्रदेश से मिला है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हथनोरा मध्य प्रदेश में है। सराय नाहर राय ये उत्तर प्रदेश में है। दमदमा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चल रहे हैं, तो आगे बात करें भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका की गुफा महाभारत पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? वे मेड़गढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है।
कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, कोट दीजी पाकिस्तान में है। वर्तमान में चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में मिला है। ये दोस्तों ये चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो वो जौ था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में नवदा टोली आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीनतम जो बंदरगाह था वो लोथल गुजरात का था। रोपड़ स्थान जो है वो पंजाब में है। धौलवीरा गुजरात में है। रंगपुर जो है गुजरात में है। बनावली जो है वो हरियाणा में है। अंतरजी खेड़ा जो है जी ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें लोहे के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे, आपको ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। वीडियो को पूरी देख कर जाएँ, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। समुद्री सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, वो कितने हैं? तो वो दोस्तों 9 राज्य जो है वो समुद्री सीमा बनाते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है वो गुजरात की है, कितनी है? 1214। फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है, फिर महाराष्ट्र की है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम समुद्री सीमा जो है वो गोवा की है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और वीडियो को लाइक करते चलना है, अपने दोस्तों को शेयर मार दीजिए सबको, जो भी रिवीजन करना चाहता है फास्ट। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है। सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। चलिए, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय में है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और कवारती। ठीक है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार और 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप और कन्नौज। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे ब्रिगमेडियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का सबसे पूर्वी जो है किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी जो है इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है और इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो डोंग गांव में, अरुणाचल प्रदेश का जो डोंग गांव है उसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सबसे बाद सूर्यास्त कहाँ होता है जी? गुजरात में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये अर्थव्यवस्था जो है भारत की विकासशील है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। भारत की अर्थव्यवस्था का विकासशील होने के जो मुख्य कारण हैं वो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। चलिए वो भी पढ़ते हैं हम। इतने वीडियो को भाई एक बार लाइक ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है। चलिए, भारत की अवस्था का विकासशील के जो मुख्य कारण हैं वो है कृषि, मुख्य व्यवसाय, विकास, जनसंख्या, विशाल जनसंख्या, छिपी प्रचंड बेरोजगारी, असंतुलित आर्थिक विकास और निम्न प्रति व्यक्ति आय। चलिए, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के कार्यदल द्वारा किया जाता है। बात करें NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। MOSPI की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 23 मई 2019 है दोस्तों, 2019 है ये, को NSSO और CSO विलय करके MOSPI का निर्माण किया गया, जो गरीबी का आकलन करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है MOSPI क्या है? जो गरीबी का आकलन करता है। फुल फॉर्म मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए, पंचवर्षीय योजना पर बात करें हम। जो पंचवर्षीय योजना पर बात करते हैं हम, पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 में। यह हेडर डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसमें सर्वाधिक बल जो दिया गया वो कृषि पर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 56 से 61।
56 से 61 तक थी। ठीक है दोस्तों, इसे 61 कर लेना है। यह पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है और इसे सर्वाधिक बल औद्योगिक पर दिया है। इसके अंतर्गत 3 इस्पात संयंत्र बनाए गए थे, इनको याद रखना है। दुर्गापुर लौह इस्पात जो ये पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है। सोवियत संघ ये रूस द्वारा सहायता से बनाया गया था। और एक राउरकेला लौह इस्पात है जो कि उड़ीसा जो जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है। तीसरी पंचवर्षीय की योजना के बारे में बात करें 1961 से 1966 तक थी। चलिए, इस योजना के अंतर्गत बोरकारो इस्पात संयंत्र झारखंड की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई। इस योजना अवकाश जो रहा वो 1967, 68, 69 में योजना अवकाश है। इस समय में कोई भी हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से 74 तक थी। पाँचवीं जो थी वो 1974 से 78 थी। पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ये आपको याद रखना। रोलिंग प्लान जो था वो 1978 से 1979 तक, 1979 से 1980 तक मोरारजी देसाई द्वारा, जिस टाइम मोरारजी देसाई जो पीएम जो थे उस समय रोलिंग प्लान का हुआ था। एशियन ड्रामा पुस्तक जो है वो गुलनान मर्दल की है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करें आगे बात करें हम छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85, सातवीं 85 से 90, योजना अवकाश रहा 90, 91 से 92, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये जो थीम थी वो रैपिड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ थी। ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना ने दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। ये नीति आयोग की बात करें फिर, जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2015 में ही समाप्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ये आपको याद रखना। इसकी स्थापना जो थी 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई, प्रधानमंत्री द्वारा हुई। और उपाध्यक्ष जो थे सुमन के बेरी थे। नई सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम है। इसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। इसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। यह सहकारी संवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवैधानिक आयोग नहीं है। अब बात करें हम फिजिक्स वाले क्वेश्चनों की। फिजिक्स वाले क्वेश्चनों में क्या था जी, विद्युत का मापन किस में होता है, किलोवाट घंटा में। और ताप का सेल्सियस में। रक्त गुणक भूकंप जो है रिएक्टर स्केल से। सापेक्षिक आदर्शता जो है हाईग्रोमीटर से। और वायुमंडल दाब जो है वो बैरोमीटर से। वायु वेग एनीमोमीटर। दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। लेंस की क्षमता डायरेक्टर में नापते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है बैकुल से नापते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए, भौतिक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पदार्थ की अवस्था या रचना में परिवर्तन होने के बाद वह पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाती है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं मूल रूप से, जिनका कोई जैसे जल है, जल से बर्फ बन गया तो बर्फ से जल बन सकता है, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल और देखें हम, जैसे मोम का पिघलना। मोम पिघल जाती है, पिघलने के बाद फिर मोम बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है भौतिक परिवर्तन होते हैं। बात करें रासायनिक परिवर्तन के, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, अर्थात पदार्थ की अवस्था संचार परिवर्तन होने के बाद वह पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाते। जो ये रासायनिक परिवर्तन है ये अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाते। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अपने मूल अवस्था में आते हैं। जैसे जल से बर्फ बना था तो बर्फ से जल बन जाएगा, ये अपनी
मूल अवस्था में आ सकते हैं। लेकिन ये जैसे दही से दूध से दही बन गई, तो दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन है और ये अपनी मूल अवस्था में फिर से नहीं आ सकते। फल का पकना, कागज का जलना, कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना। पीएच पैमाने की खोज जो है सोरेनसन ने की थी। क्षारीय विलय का पीएच मान जो सदैव 7 से अधिक होता है, अम्लीय जो होते हैं 7 से कम होते हैं। उदासीन विलयन का जो वो है 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो बी और सी विटामिन ये जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अब बात करें हम जल में घुलनशील बी और सी होते हैं। शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी और विटामिन के शरीर में बनता है। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया, तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया, निरंजन शाह स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। चलिए बात करें इंडन गार्डन स्टेडियम, ये कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। इकानामा स्टेडियम जो है वो लखनऊ में है। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम जो है तमिलनाडु में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। मोटेरा जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 किसे मिला है, तो बेस्ट मूवी जवान को मिला है। बेस्ट एक्टर जो है शाहरुख खान थे। बेस्ट एक्टर जो है रानी मुखर्जी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें हम 2000 ICC अवार्ड 2023 की, तो साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है पैट कमिंस को बनाया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया है। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट जो है विराट कोहली। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेट जो है सूर्य कुमार यादव। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर उस्मान ख्वाजा। चलिए IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो मिशेल स्टार्क थे, जो 24.75 करोड़ जो उनका वो था। IPL 2024 में दूसरे नंबर जो महंगे खिलाड़ी थे वो पैट कमिंस, जिनका 20.5 करोड़ थी। PM विश्वकर्म योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, PM विश्वकर्म योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।